इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है और कितना खतरनाक है, इसका आप अंदाजा लगाइए। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। सोचिए, जो जातिवादी मनुवादी जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं और जो मुझे पिछले 11 साल से, जब से मैं नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूं, ये जातिवादी मनुवादी कहते हैं कि मैं हाइपोथेटिकल हूं। सुप्रीम कोर्ट संदिग्ध निष्ठा के नाम पर बर्खास्त पंजाब के जज बहाल। आप सोचिए, उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय से बर्दाश्त नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। एक पंजाब के जज की कहानी है ये। आप जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको जस्टिस कर्णन, देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाला साहब, उनकी कहानी, जस्टिस कर्णन जो कोलकाता हाई कोर्ट में थे, और लगभग 50 से ज्यादा जज, आदिवासी जज इस देश में बर्खास्त किए गए हैं। उस पर किताबें भी थी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक जज के साथ ये हो सकता है तो आखिर संजीव हंस जो जेल में है, दलित आईएएस, इस देश के चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा, केजी बालाकृष्णन के साथ क्या क्या हुआ, कैसे उनके खिलाफ खबरें उड़ाई गई। और अंदाजा लगाइए कि जब जज के साथ ये हो रहा है तो इस देश के मुख्यमंत्री आप बन जाइए, चपरासी हो या चीफ जस्टिस या एक आम आदमी, क्या क्या नहीं होता होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, दरअसल प्रेम कुमार एक एससी समाज के जज थे। उनके पिता मजदूरी करते थे, उनकी मां मजदूरी करती थी, पिता मोची का काम करते थे, जूता बनाने का। अपनी मेहनत के बल पर वो जज बने। एक रेप के आरोपी, वो तेज लगातार फैसले देते थे। एक रेप के आरोपी ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन डाल दिया और उनको हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। उस समय जस्टिस सूर्यकांत, जो अब जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उस समय जस्टिस सूर्यकांत पंजाब हाई कोर्ट में ही थे। और उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि मुझे पता है, मैं उस समय उस हाई कोर्ट में था कि उस जज को क्यों प्रताड़ित किया गया, उसके बारे में क्या क्या बातें की जाती थी। न्यायपालिका में जजों से जातीय पक्षपात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब के एडीजी प्रेम कुमार की बर्खास्तगी के मामले में सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपन कोर्ट में कहा, यह जज परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुआ। सब पहले से फिक्स था। ऊंचे समुदाय के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि उपेक्षित समुदाय के व्यक्ति का लड़का कम उम्र में जज बन गया और उनके बीच आ गया। जज प्रेम कुमार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी की शिकायत पर, सोचिए, आरोपी, जिस देश में पीड़ित का केस दर्ज नहीं होता है, उसी देश में आरोपी की शिकायत पर संदिग्ध निष्ठा का दोषी मानते हुए बर्खास्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज की बर्खास्तगी गलत थी, उनके बहाल किया जाए, साथ ही सभी लाभ दिए जाए। और जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी की गई। मामला हाईकोर्ट आया, प्रेम कुमार हाईकोर्ट का रास्ता अपनाए। हाईकोर्ट में जज गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। और ये सारा खेल सूर्यकांत जी जानते थे। ये जो जस्टिस जो हैं सूर्यकांत, वो जानते थे, लेकिन तब उन्होंने, उनके पास उनके अधिकार नहीं होंगे, नहीं बोले। सोचिए, ये है कोलेजियम सिस्टम का दंश। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम में किन जजों की भर्ती हुई है उसकी लिस्ट निकाल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलिए। एक बार मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, केजी बालाकृष्णन जो पहले चीफ जस्टिस थे दलित समाज के, उनसे बात हो रही थी। वो हर बात पर चुप्पी साध जाते थे। क्या क्या खबरें नहीं उड़ाई गई। जस्टिस कर्णन याद है, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद का सबसे अभेद किला, मनुवाद का सबसे अभेद अड्डा है तो वो मीडिया और उसके बाद जुडिशियरी। अब आप बताइए, किसी चपरासी पर झारखंड में एक दलित चीफ इंजीनियर को जेल में डाला गया। अभी पटना में एक दलित चीफ इंजीनियर जेल में है। अभी पटना का एक आईएएस जेल में है। अब सोचिए, इस सारे मामलों को सख्त से दृष्टि से क्यों न देखा जाए। इस देश में जातिवाद क्या है?
आप ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, मूंगफली बेचिए, ड्राइवरी कीजिए, सब्जी बेचिए, नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो शूद्र और अछूत कहा गया है सेवा के लिए। दिक्कत तब होती है जब आप जज बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, आप सीएम बन जाते हैं, पीएम बनने की रेस में रहते हैं, आप राजनीति में आना चाहते हैं। बरनाला के प्रेम कुमार 26 अप्रैल 2014 को एडीजी बने, अमृतसर जिला कोर्ट में नियुक्त हुए। इस दौरान दुष्कर्म के आरोपी ने हाईकोर्ट में शिकायत दी कि प्रेम कुमार ने वकालत करते हुए दुष्कर्म पीड़िता की ओर से समझौते के लिए संपर्क किया और पीड़िता को 1.5 लाख रुपए दिलवाए। हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच शुरू की। इसके आधार पर जज सोचिए वकील वो थे और तब की मामले को लेकर विजिलेंस जांच शुरू की। इसके आधार पर जज की एसीआर में ईमानदारी संदिग्ध दर्ज की गई, संदिग्ध है ईमानदारी। और 2022 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट की फुल बेंच ने, सोचिए फुल बेंच ने उनको बर्खास्त कर दिया। ये फुल बेंच में कौन कौन जाति का जज था ये पता चलना चाहिए। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को चुनौती तो दी, जनवरी 2025 में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बर्खास्तगी रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आप सोचिए सूर्यकांत ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील, सोचिए हाईकोर्ट लड़ रहा था कि जज को बहाल न किया जाए। हाईकोर्ट के वकील पटियावाला ने दलील देनी शुरू की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने टोकते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं यह ओपन कोर्ट में बोलूं तो मुझे यह कहने में गुरेज नहीं है कि प्रेम कुमार परिस्थितियों और जातिगत पक्षपात का शिकार हुए। एक जज जिसका आचरण लगातार अच्छा था, उसे एक अपराधी की शिकायत पर संदिग्ध निष्ठा वाला बता दिया गया। पटवालिया ने फिर कुछ बोलना चाहा तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप वहां नहीं थे, मैं था, मैंने देखा है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। हाईकोर्ट में कैसी बातें हुई थी मुझे पता है। इसका मतलब जस्टिस सूर्यकांत उस समय हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में थे जब उनको बर्खास्त किया गया था। पिता मोची का काम और मां मजदूरी करती थी। प्रेम कुमार खुद मेहनत करके जज बने। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, प्रेम कुमार के पिता मोची थे और माता मजदूरी करती थी। बहुत उपेक्षित समुदाय से होने के बावजूद वे मेहनत करके जज बने। इस मामले में और भी बहुत सी बातें हैं, बेहतर यही होगा कि हमें इनका उल्लेख यहां न करना पड़े। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, उसकी एसीआर रिपोर्ट बताती है कि मामले को सुनने, फैसला देने और मामलों को निपटारा करने में वे बेहतर थे, मगर अचानक शिकायत आने के बाद सब कुछ खराब हो गया। यह सिर्फ एक वानगी है इस देश में जातिवाद का, और इस देश में इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। और ये तो शुक्र मनाइए कि सोशल मीडिया है, नेशनल दस्तक जैसा प्लेटफॉर्म है, और हमने अपनी जान जोखिम में डालकर, वो तमाम बहुजन समाज के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह की हम खबरें ला रहे हैं। आज करोड़ों लोग, बहुजन समाज के लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन तमाम गैर बराबरियों के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। इसलिए आज दबाव है मीडिया पर, जुडिशियरी पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, ब्यूरोक्रेसी पर, बिजनेस पर। आप अंदाजा लगाइए इस तरह के हालात हैं। संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में, बाबा साहेब कानून मंत्री थे। अनुच्छेद 15(4) पहला संशोधन था जिसके माध्यम से राज्य सरकारों को आदेश दिया गया था। मैं जजों की कहानी बता रहा हूं, इस देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। पहला संशोधन हुआ 1991 में, 18 जून 1951 को प्रभावी हुआ। यह अनुच्छेद कहता था 15(4) कि एससी और एसटी को राज्य सरकार चाहे तो कोई भी फैसिलिटी दे सकती है। और इसीलिए 9 अप्रैल 1951 को अनुच्छेद 14(4) को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। लेकिन उस समय भी जुडिशियरी इसके खिलाफ था। और आज भी सोचिए, बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े आए, बिहार की सरकार ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने उसे पटना हाईकोर्ट के मनुवादी जजों ने रद्द कर दिया, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग है। आप सोचिए, इस देश में जब भी कोई चपरासी या चीफ जस्टिस या आईएएस, आईपीएस पकड़ा जाए, जिस देश में भ्रष्टाचार आकंठ डूबे लोग हैं, वो सिर्फ दलित पिछड़ों पर जब भ्रष्टाचारी कहते हैं तो शक पैदा होता है।
उपेक्षित समुदाय वाला जज बना तो ऊंचे समुदाय को बर्दाश्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। ये तो इक्का दुक्का उइका, आजकल भुइयां, सूर्यकांत, उइके ऐसे कुछ जज हैं। इस देश के 90% लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद की सबसे गहरी जड़ें हैं वो जुडिशियरी में है और मीडिया में है। और जब तक ये तो मीडिया में जब तक डाइवर्सिटी आई है, आज सामाजिक न्याय आया है, सोशल जस्टिस के लोग आए हैं, आज लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए दबाव बना है। आज कोलोजियम के खिलाफ हमें हर उस शख्स के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा। अब किस पर भरोसा करें? लालू यादव को कोर्ट ने सजा दी, कौन नहीं जानता है कि उनको फंसाया गया और मिश्रा को बचाया गया, जगन्नाथ मिश्रा को। हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। जब भी किसी दलित पिछड़े को जेल में डाला जाए, जान ली, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जब किसी पद पर जाता है, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश का बहुजन समाज नौकरी कर तो लेता है आरक्षण से, लेकिन उसकी कमर टूट जाती है नौकरी बचाते बचाते। कदम कदम पर जाति का डर, कदम कदम पर भ्रष्टाचार का डर, कदम कदम पर फंसाए जाने का डर। लोग कहते हैं कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया। भारत की जुडिशियरी में जातिवाद का एक उदाहरण देखिए। पिछले 78 सालों से न्याय के नाम पर वंचितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। भारत की टॉप न्यायपालिका में ओबीसी का 60% और एसटी एसटी का 25% रिजर्वेशन होना चाहिए, तभी न्याय हो पाएगा। जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद सबसे पहले जजों की नौकरी जो है वो तय की जाए। जब तक मीडिया में आरक्षण नहीं होगा, जुडिशियरी में आरक्षण नहीं होगा, तब तक सोचिए फूले फिल्म का विरोध हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जातिवाद से बजबजाता हुआ समाज है ये। और जब भी किसी दलित पिछड़े पर जाति देखकर कापी जांचने का दोष सिद्ध, जब भी किसी दलित पिछड़े, किसान, आदिवासी और अल्पसंख्यक पर जब कार्रवाई हो, तो उसको शक की दृष्टि से देखिए। हो सकता है वो जातिवाद की वजह से किया गया हो। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। और यह सच्चाई अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा है। जब तक इस देश के 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल जाता है, किसी भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 90% एससी एसटी ओबीसी के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोपों में जेल में सड़ रहे हैं। इस देश में 10-10 हजार करोड़ रुपए लूट कर लोग सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, विदेश में मौज कर रहे हैं, और आपके जजों को फंसाया जा रहा है। आप सोचिए जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगा, जब तक 90% लोगों को चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक इस देश की व्यवस्था पर सवाल उठाया जाएगा। डेमोक्रेसी पर नहीं, संविधान पर नहीं, जो व्यवस्था में लोग बैठे हो। जब तक डाइवर्सिटी नहीं आती है, जब तक जाति जनगणना नहीं होता है, जब तक 90% लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलती है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के 30 विश्वविद्यालय में 22 कुलपति एक ही जाति के हैं, जो सीएम साहब की जाति है। कहां है दलित पिछड़ा? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बातें उठनी चाहिए और ये सवाल उठना चाहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।